हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह। आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हमारा सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखो, फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो अपन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर सेकंड लॉ कौन सा आ रहा है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब बात की जाए ये लॉ दिया किसने था, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा प्राउस्ट। साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट था जिसने आपका ये लॉ दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है? देखो, ये लॉ वैसे बहुत इजी है। इसमें बताया गया है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड होता है उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, या फिर क्या होता है? डेफिनिट होता है। मतलब एक तरह से बात करूं कि किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स होता है। तो ये बात अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अपन यहाँ पे पहले लॉ लिखते हैं, उसके बाद में अपन एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। According to this law, chemical compound always contain same element combined together in fixed proportion by mass। ठीक है, ये आपका लॉ हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉ है, आपको इस पे याद रखना है इसका स्टेटमेंट क्या है। जब भी आप लॉ पढ़ते हो तो उनका स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। जब भी कोई केमिकल कंपाउंड कोई भी हो, जैसे मैं बात करता हूँ वाटर है, वाटर आप कहीं से भी लेके आओ, चाहे टैप वाटर लेके आओ, चाहे रेन वाटर लेके आओ, उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। और दूसरी बात कह रहा है कि वाटर का जो सैंपल लेके आओगे उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका जो आपका प्रोपोर्शन होगा या उनके एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स रहेगा। ये बात अपन को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल लेते। देखो ठीक है, वाटर का एग्जाम्पल। अब वाटर के केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर इनका मैं रेशियो लिखता हूँ, मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो लिखता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लिखता हूँ। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने है? 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता है ना, मास निकालना। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1:8। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का जो सैंपल है उसके अंदर आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो मासेस का रेशियो होता है वो क्या होगा? 1:8 हो जाएगा। अब चाहे वाटर आप कहीं से भी लेके आओ, चाहे रिवर का वाटर लेके आओ, चाहे ओशन से वाटर लेके आओ, चाहे टैप वाटर लेके आओ, चाहे अंडरग्राउंड वाटर लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, उसमें आपका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वो क्या होगा? 1:8 रहेगा। ये आपका लॉ बोलता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा नेक्स्ट मेरा, जैसे मेरे पास है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे दोनों का रेशियो लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। उसी तरह से यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। भाई 1 का 16 होता है तो 2 का कितना होगा? 32 हो जाएगा। अब आप जब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 3:8। तो अगर आपसे कोई कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैंपल है उस सैंपल के अंदर आपका कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना रहेगा? 3:8 रहेगा।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी सोर्स से प्राप्त करो, मतलब जैसे आप चाहे तो एनवायरनमेंट में है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो लो, या फिर आप किसी केमिकल प्रोसेस में बना रहे हो तो उसके अंदर भी क्या होगा, आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो 3:8 रहेगा। ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये बात किसने बोली गई है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपन इसमें आगे। हमारा सेकंड लॉ इसके बाद हो जाएगा। देखो ये सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड लॉ बात करते हैं। थर्ड लॉ में क्या बताएगा, देखिए थर्ड लॉ भी बहुत सिंपल है, बस इसको एक बार आपको स्टेटमेंट अगर आपने समझ लिया तो ये लॉ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्या कहता है आपसे थर्ड लॉ, देखो थर्ड लॉ के अंदर देखते हैं अपन क्या हो जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये लॉ आप किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन। इस लॉ में अब क्या बताया गया है, लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो वो पहले अपन यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं उसको, फिर बाद में इसको समझते हैं क्या होता है। देखो इसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two element combine to form two or more compound, different masses of one element, different masses of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio with one another। देखो ये आपका लॉ का स्टेटमेंट हो गया, बहुत सिंपल सा है आपका स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था कोई भी लॉ पढ़ते हो आप, उसका स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, उसको लर्न कर लिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत भी आएगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे साथ साथ में एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहते हैं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। देखो कोई दो एलिमेंट है जो जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन से बना हुआ और ऑक्सीजन से बने हुए दो कंपाउंड है। तो एक तो हो गया यहाँ पे H2O और दूसरा कौन सा हो गया, H2O2। ठीक है, आपको यही बोला गया स्टेटमेंट के अंदर, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। देखो दो एलिमेंट कौन से लिए मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइंड होकर क्या बनाया, वाटर बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइंड होकर क्या बनाया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया। क्लियर, ये दो एलिमेंट, ये दो कंपाउंड दो एलिमेंट मिले तो ये दो कंपाउंड बन गए। फिर क्या कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब देखो इसमें से अपन पहले इसका रेशियो लिखते हैं, फिर अपन देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो देखो यह क्या कह रहा है, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेशियो है, देखो यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, डिफरेंट है।
डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये डिफरेंट मास है ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। तो उस केस में इन डिफरेंट मासेस वाले जो एलिमेंट है इनका रेशियो क्या होगा, वो सिंपल रेशियो होगा। एक बार फिर से सुनिए, बहुत इजी स्टेटमेंट है, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया। कहा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं तो दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक वाटर बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं। मैंने इनका रेशियो लिखा दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2:16 और इसमें आ गया 2:32 आ गया। अब देखो ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट बोला गया है कि डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट। देखो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास है वो कंबाइंड हो रहा है हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ दोनों के अंदर। तो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो उस केस में कहा गया है कि जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट है उनकी जो मासेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ये सिंपल रेशियो लेना है इसमें से, तो इसको आपका क्या आ जाएगा 16:32। और जब आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1:2। तो ये आपका इसमें क्या आ जाएगा, एक तरह से आपका लॉ का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन नेक्स्ट। देखो पहले वाले केस में मैंने लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे थे, तो यहाँ पे दो एलिमेंट बन रहे थे। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आपके दो एलिमेंट हैं, ये आपके कंबाइंड होकर डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो कौन से बना रहे हैं वो देखो। देखो पहला अपन लेते हैं यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया N2O। सेकेंड ले लेते हैं अपन यहाँ पे NO। ठीक है, उसके बाद में ले लेते हैं अपन N2O3। ठीक है, उसी के बाद में नेक्स्ट हो जाएगा N2O4 और लास्ट हो जाएगा N2O5। तो मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं तो वो आपके ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। सब में देख लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइंड होकर ये डिफरेंट कंपाउंड्स बना दिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद में हमारे पास सेकंड चीज क्या आती है कि हमें देखना है कि यहाँ पे ये लॉ आपका लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पे रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे लेंगे, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन ऊपर लिख देते हैं नाइट्रोजन और नीचे क्या लिख देते हैं इसमें ऑक्सीजन। तो इनका सबका मैं यहाँ पे रेशियो इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मैं यहाँ पे इस तरह से बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है आपका 2 है, तो 2 नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, एक का 14 होता है, तो 2 का कितना होगा 28। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो इस केस में तो ये आपका 28:16 आ रहा है। इसके केस में बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ नाइट्रोजन का मास इक्वल रखना है। तो इक्वल कैसे होगा, तो आप वो खुद दिमाग लगाइए। देखो अपन क्या कर रहे हैं कि इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो फॉर्मूला है वो नहीं बदलेगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो रहा है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का रेशियो से आपका अलग थोड़ी होगा, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि हमारा जो एक एलिमेंट है उसका मास सब में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो क्या हो जाएगा उस केस में, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 2, तो इसका मास हो जाएगा 28। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2, तो इसका मास कितना हो जाएगा 32। क्लियर। अब यहाँ पे इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसी तरह से आगे चलो, इसमें भी कितना है 28 और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4, तो कितना हो जाएगा आपका 64। और इसमें आपके 2 नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हैं 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 80। अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल को देखते रहना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको चीज को सुनना। सबसे पहले इस लॉ के अंदर बात बोली गई थी कि व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि जो डिफरेंट मास के एलिमेंट है, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये सारे के सारे डिफरेंट है। डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विद
फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, देखो नाइट्रोजन का मास इसमें सब में फिक्स है, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो। ये जो सारे लोग हैं जो डिफरेंट मासेस वाले, ये क्या करते हैं, सिंपल रेशियो बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का सबका रेशियो लिखता हूं तो क्या होगा, 1:2। आप इसको काट देना इस तरह से, 16 से कट जाएगा, 1:2:3:4:5। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो इन सब के अंदर आपका जो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:3:4:5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से सिंपल रेशियो हो गया इनके अंदर। तो ये चीज आपको इस लॉ के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल लॉ है, एक बार आप इसको देखोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। इस तरह से हमारा ये लॉ कंप्लीट हो गया है। देखो अभी इसमें क्या ध्यान रखना है, मेन तो स्टेटमेंट और एग्जांपल याद रख लिया आपने, तो आपका ये लॉ में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये आपने जितने भी लॉ अभी तक पढ़े हैं उसको आप एक बार पढ़िए, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, जिससे मेरे कोर्स के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।